This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying taxation law and next question is depreciation allowances. तो आज हम जो है क्वेश्चन स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होते हैं, सेक्शन 33 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके बारे में क्या बोलता है। देखिए, आपने प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन में आपने देखा कि वहाँ पे कोई ट्रेड हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग हो सकती है, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड या फिर बिजनेस हो सकता है। तो जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, कोई फैक्ट्री रन करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको वहाँ पे प्रीमाइसिस रिक्वायर्ड होता है, मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, फर्नीचर रिक्वायर्ड होता है, व्हीकल रिक्वायर्ड होता है, और उनका कहीं ना कहीं जो है उनका डिके भी होता है, उनका धीरे धीरे जो है डेप्रिसिएशन भी होता है। मतलब उनकी वैल्यू जो है वो भी धीरे धीरे कम होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी में भी कमी आती है। और जब आपके वो जो बिज़नेस के जो टूल हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में जब कमी आती है तो आपके प्रॉफिट में भी कमी आती है। और यही चीज़ जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो है आपको अलाउ की गई है कि आप डेप्रिसिएशन अलाउंसेस भी वहाँ पे ले सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है। आप जब आप अपनी स्टेटमेंट फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे आप जो है डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जो है अपने बिजनेस पे ले सकते हैं, क्योंकि आपके उन बिजनेस टूल की कहीं ना कहीं जो है परफॉर्मेंस कम हुई है, उनमें डिके हुआ है, उनमें डेप्रिसिएशन हुई है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखिए, इट इज़ वेल नाउन दैट द कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन रिक्वायर्स अ हाउस, प्रीमाइसिस, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल एटसेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई बिजनेस चलाते हैं, करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं, तो आपको प्रीमाइसिस, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल की जरूरत होती है। दीज आर द टू ऑल दोज थिंग्स विच लाइफ टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका लाइफ टाइम कम होता है, ये धीरे धीरे इनका डिके होता रहता है, ये धीरे धीरे जो है अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती हैं। तो रिडक्शन इन द एसेट्स जब हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन जनरली बोलते हैं। देयर इज़ वैल्यू डिक्रीज ऑन द कंटिन्यूस यूज़ एंड रिड्यूस देयर कैपेबिलिटी। तो धीरे धीरे इनकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है और इनकी कैपेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। एक नई मशीन जो वर्क परफॉर्म करती है वो एक पुरानी मशीन वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती है। इन दिस सिचुएशन एसएससी आर गिवन द रिलीफ ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। और इसीलिए जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है एक एसएससी को, एक करदाता को जो है डेप्रिसिएशन अलाउंस दिए गए हैं। देखिए, जैसे सीधा सा यहाँ पे फॉर्मूला है कि आपके पास एक प्लांट लगा हुआ है, तो जब आप 1 साल के बाद जो अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो उस प्लांट पे कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ है वो इनकम टैक्स में बता रखा है कि आप 15% जो है उस प्लांट में जो है डेप्रिसिएशन सीधी जो है क्लेम कर सकते हैं। तो हर एक प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, उन सभी पे डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है आप ले सकते हैं। जब आप वहाँ पे डेप्रिसिएशन परसेंटेज के हिसाब से लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्रॉफिट को कम शो करेगा, और आपका प्रॉफिट कम शो होगा तो आप पे टैक्स भी वहाँ पे कम लगेगा। What is a depreciation value? Income Tax Act has not defined depreciation and depreciation value. It has been defined in the Webster New World Dictionary में ऐसे depreciation और depreciation को वैल्यू को दिखाया है, वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है। तो हमें जो है न्यू वर्ड डिक्शनरी है उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन वैल्यू मीन्स सच रिडक्शन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू इट्स यूज़। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो वैल्यू की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसमें रिडक्शन आ जाता है क्योंकि उसका आप कंटिन्यूली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पेरिशमेंट नेचर की है, पेरिशमेंट जिसका डिके जो है होता रहता है, ऐसी चीज़ें जिनका धीरे धीरे डिके होता रहता है, ह्रास होता रहता है, वो उसकी वजह से उनकी डेप्रिसिएशन होती रहती है। दस द डेप्रिसिएशन वैल्यू इज़ अ कंपल्सरी रिडक्शन और लॉस इन द प्रॉपर्टी। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है, जब आपकी प्रॉपर्टी में जो है रिडक्शन होती जाती है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन वैल्यू बोलते हैं। द मेन रीज़न क्या है डेप्रिसिएशन का, उसका कंटिन्यू यूज़ करना, पेरिशनेस, उसमें जो एक नेचर होती है किसी भी चीज़ की वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इरोजन जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसलिए ये होता है। द डेप्रिसिएशन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ चार्ज ऑन द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द टैक्स पेयर। तो डेप्रिसिएशन को जो है टैक्स पेयर पे एक बिजनेस प्रॉफिट पे चार्ज जो है यहाँ पे माना जाता है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मुंबई स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इट
it was said that it is a proper to permit relief for the determination actual profit in the term of commercial meaning to assessee for the determining the property। तो इस केस में साफ बोला गया था कि एक एसएससी को, एक टैक्स पेयर को जो है डेप्रिसिएशन का अलाउंस जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में डेटरिंग हो रही है, वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी खत्म होती जा रही है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्यकुशलता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो देखिए, जब आप स्टेटमेंट या रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो आपके पास जितनी भी आपके बिजनेस टूल है उन पे आप जो है सीधा क्लेम करते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंस का। जैसे आपके पास प्लांट लगा हुआ है तो इनकम टैक्स के अंडर एक प्लांट पे प्रीवियस ईयर में कितना % जो है अलाउंस दे रखा है वो वहाँ पे लिख रखा है, आप सीधा उसको वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से फर्नीचर पे, इस तरीके से व्हीकल पे, हर एक आइटम पे जो आपके बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है। द सच लीव कैन नॉट बी रिवर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट। देखिए, इसेंशियल कंडीशन क्या है, डेप्रिसिएशन अलाउंस अगर आप डिमांड करते हैं सेक्शन 32 के अंडर तो आपको कुछ इसेंशियल कंडीशन वहाँ पे फुलफिल करनी होगी। देखिए, प्रॉपर्टीज अंडर द कंप्लीट और पार्शियल ऑनरशिप ऑफ द टैक्स पेयर। तो देखिए, बहुत जरूरी है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका ऑनर जो है वो उसका रियल होना चाहिए, रियल ऑनर होना चाहिए, वो रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, द टैक्स पेयर हैड यूज सच प्रॉपर्टी फॉर हिज ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। और उस टैक्स पेयर ने, उस एसएससी ने उस प्रॉपर्टी को जो उसने अपने बिजनेस के लिए यूज़ की है, अपने ट्रेड के लिए यूज़ की है, वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए यूज़ की हो, उसने उसको सिर्फ अपने बिजनेस और ट्रेड के लिए यूज़ किया हो, किसी और के लिए यूज़ ना किया हो। सच प्रॉपर्टी मस्ट बी ऑफ द फॉलोइंग। और ये प्रॉपर्टी किस टाइप की होंगी, जैसे घर हो सकता है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, अदर टेंजिबल एसेट्स, नॉलेज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारे जो है इसमें जो है आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ द डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसकी डेप्रिसिएशन पॉसिबल हो। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनमें जो है डेप्रिसिएशन नहीं होती है। जैसे कि देखिए, सेक्शन 32 क्लॉज 1 सेज दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी डेप्रिशिएबल। इट कैन बी टेंजिबल, इंटेंजिबल। ये प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी मेनली इंक्लूड द जैसी प्रॉपर्टी जिनको आप टच कर सकते हैं उनको टेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे कि हाउस, मशीनरी, फर्नीचर। वेयर द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं वो आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल से आती है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो है वो भी इसमें कवर है। द टर्म बिल्डिंग हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। तो बिल्डिंग को भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो बिल्डिंग किसी भी तरीके की कोई वॉल, फ्लोर, सीलिंग हो सकती है। देखिए, यहाँ पे लिखा रोड कंस्ट्रक्टेड इन द फैक्ट्री प्रमाइसिस, वॉल बिल्ट, पेट्रोल पंप, सैनिटरी फैसिलिटी, होटल प्रमाइसिस, ये सारे जो है बिल्डिंग की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे यही बोला गया है कि डेप्रिसिएशन अलाउंस लेने के लिए आपको सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डेप्रिशिएबल नेचर की होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ डेप्रिशिएबल नेचर होते हैं। जितने भी रोड होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, होटल होते हैं या पेट्रोल पंप होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल थिंग्स जितनी भी होती हैं वो सारी जो है इसमें आ जाती हैं। जैसे एयर कंडीशनर हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कोल्ड स्टोरेज, वाटर टैप हो गया, ड्रेनेज। और कंपनियाँ इन सभी पे जो है डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है ले लेती हैं, यहाँ पे अपना क्लेम वो कर देती हैं जब भी अपने वो रिटर्न फाइल करती हैं। तो सबसे पहले डेप्रिशिएबल नेचर की होनी चाहिए। सेकंड, ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी पे टैक्स पेयर की ऑनरशिप होनी चाहिए, वो कंप्लीट ऑनर होना चाहिए, एब्सोल्यूट ऑनर उस प्रॉपर्टी का होना चाहिए। देखिए, सेठ बनारसी दास गुप्ता वसी कमीशन ऑफ इनकम टैक्स केस, इट वाज हेल्ड दैट डेप्रिसिएशन लॉस शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ओनली व्हेन द टैक्स पेयर इज ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड ही हैज़ यूज्ड इट फॉर हिज ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। तो डेप्रिसिएशन लॉस तभी मिलते हैं जब टैक्स पेयर जो उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट ऑनर हो, साथ में उसने उस प्रॉपर्टी का यूज़ अपने ट्रेड और बिजनेस के लिए किया हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे जरूरी हैं। इन द केस ऑफ मैसूर मिनरल्स लिमिटेड कमीशन ऑफ इनकम टैक्स केसेस में डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर लेड डाउन। तो आपको इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है कि एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि उस टैक्स पेयर का, उस एसएससी का उस प्रॉपर्टी पे एक्सक्लूसिव पोजेशन है, उसने उसका यूज़ अपने पर्पज़ के लिए किया है। तीसरा, मेंटेन द पोजेशन ऑफ प्रोटेक्शन, उस प्रॉपर्टी को उसने मेंटेन किया है और उसके पोजेशन में भी है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे फॉर द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, ये आपने पहले भी पढ़ा कि वो जो प्रॉपर्टी है डेप्रिसिएशन अलाउंस लेने के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी बिलोंग्स टू द टैक्स पेयर, प्रॉपर्टी मस्ट बी बिलोंग टू द एसएससी। तो प्रॉपर्टी अगर उसकी नहीं है, अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए इसको यूज़ नहीं किया है, तो वो टैक्सेबल डेप्रिसिएशन अलाउंस वहाँ पे नहीं ले सकता है। देखिए, तो कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वसी शोहरत ग्रीजी लिमिटेड 1982 के केसेस में भी यही बोला गया, दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और दूसरा जो है एक्चुअल बिजनेस जो है टैक्स पेयर का होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड।
अब यहाँ पे देखिए कि डिडक्शन क्या क्या अलाउड है। देखिए आपने यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप सीए नहीं है, आपको जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो है प्रोविज़न को बताना है। ये आपको ध्यान में यहाँ पे देना है कि आप लॉ पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रोविज़न को बताना है कि प्रोविज़न क्या है, कैलकुलेशन आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो देखिए डिडक्शन किस तरीके की अलाउड होती है। तो देखिए पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दी, ये आपको ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है आपका कोई आउटफ्लो नहीं होता है, आपने कोई पैसा खर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप जब उस प्रॉपर्टी का, उस टूल्स का, उस फर्नीचर का या प्लांट का या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी का यूज़ जब कर रहे हैं तो उसका जो है डिके हो रहा है, और साल के बाद जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उस पर जो है अपना अलाउंस ले सकते हैं, आप उसको शो कर देंगे, और जितना परसेंट कम इनकम टैक्स एक्ट के अंडर रखा हुआ उसका परसेंट जो आपको वहाँ पे उसका अलाउंस मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो टूल्स पुराने होने की वजह से जो है उसकी एफिशिएंसी में कमी आई है, प्रोडक्टिविटी में कमी आई है, और हो सकता है कि बिजनेस में थोड़ा सा लॉस भी जो है उस एसएससी को हुआ हो, तो इसलिए जो है डिडक्शन यहाँ पे अलाउड है। देखिए कौन कौन सी डिडक्शन परमिटेड है यहाँ पे। इफ़ एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड फॉर एनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देन द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट शैल बी कैपेबल ऑफ डिडक्शन। तो अगर कोई प्रॉपर्टी जो है उसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जा रहा है, तो एक पेट परसेंटेज दे रखी है और उतनी डिडक्शन आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसका जो एक स्पेसिफिक परसेंटेज बता रखा है, 10%, 15% आप वहाँ पे ले सकते हैं। इफ़ देयर इज द ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट की एक ही तरह की चीज़ें, एसेट्स जो हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब यहाँ पे है कि जैसे प्लांट, मशीनरी या फिर फर्नीचर, उनको आप एक ब्लॉक ऑफ एसेट बनाते हैं, इकट्ठी सारी चीज़ें, ग्रुप ऑफ एसेट जब होते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक परसेंटेज बता रखी है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे प्लांट पे अलग होगा, फर्नीचर पे अलग होगा, व्हीकल पे अलग होगा, उस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोविजन बताना है कि स्पेसिफिक परसेंटेज जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर बता रखी है, ठीक है जी, और उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन वहाँ पे ले सकते हैं। इफ़ एनी न्यू मशीनरी और प्लांट हैज़ बीन obtained after the 1st March 2002, the taxpayer has used it for his own production and manufacturing business, then 15% of the actual cost of the such machinery or plant shall be permitted as a deduction। तो साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई न्यू मशीनरी और प्लांट जो है 1 मार्च 2002 के बाद जो है उसको परचेज़ किया है, उसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो 15% जो एक्चुअल कॉस्ट का जो 15% होगा, जो वो जो है आप सीधा जो है एज ए डेप्रिसिएशन डिडक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एनी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर और रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन परमिटेड इज सोल्ड, वीव्ड और लॉस्ट, destroyed, and the total of amount paid and decrease the price in the respect of that property is less than written down value, the depreciation loss shall be permitted, that less amount is related to the provided that such property has been sold, viewed, lost or destroyed in the property। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा कि अगर आपकी कोई बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जो है उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है, अगर वो प्रॉपर्टी या फिर मशीनरी जो है सोल्ड हो गई है, विव्ड हो गई है या डिस्ट्रॉयड हो गई है, एंड टोटल ऑफ द अमाउंट पेड एंड डिक्रीज प्राइस इज, और आपका उस प्राइस में डिक्रीजमेंट आया है, उसको सोल्ड आपने जो है कम पैसे में किया है, तो जितना कम पैसे में आपने उसको सोल्ड किया है, जितना उसको जो लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉयड हुई है, उतना ही आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउ ले सकते हैं। तो रिटन डाउन वैल्यू के बेसिस पे ये जो है होगा यहाँ पे। तो देखिए अब आके आपके पास ये है कि कैलकुलेट कैसे होता है। तो यहाँ पे आपने बड़ा डीप नहीं जाना है, आपने दो ही चीज़ें यहाँ पे बतानी है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट होता है बेसिस ऑन द एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू क्या है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है कि एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पे जो है डेप्रिसिएशन को डिटरमिन किया जाता है, और रिटन डाउन वैल्यू जो उस प्लांट की, जो उस मशीनरी की या उस एसेट की जो रिटन डाउन वैल्यू है, उसके बेसिस पे ही जो है यहाँ पे जो है इसका जो है यहाँ पे डिटर्मिनेशन की जाती है कि कितना जो है आप डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है ले सकते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट और रिटन डाउन वैल्यू, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं कि इनके बेसिस पे डिटर्मिनेशन ऑफ जो है डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है बेसिकली होता है। और बाकी जितने भी आपके पास ब्लॉक ऑफ एसेट्स हैं उन पे डिफरेंट स्पेसिफिक परसेंटेज बता रखी है, और उतना आप जो है डेप्रिसिएशन अलाउंस वहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।